सो हेलो एवरीवन, आई एम अनुजा पुरोहित। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छी हेल्थ में होंगे और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। आज का टॉपिक है वॉइडिंग डिफिकल्टीज या वॉइडिंग डिस्फंक्शन। इस टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो वॉइडिंग डिस्फंक्शन इस चीज का मतलब है कि जो बच्चा है वो कंप्लीटली उसका ब्लैडर खाली करने में कुछ डिफिकल्टी महसूस करता है। द चाइल्ड इज अनेबल टू कंप्लीटली एम्प्टी हिज और हर ब्लैडर। नॉर्मली क्या होता है कि इफ योर चाइल्ड्स ब्लैडर स्ट्रेचेस इजीली व्हेन इट फिल्स विथ यूरिन, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फुल्ली खाली हो जाता है, जिसको कहते हैं वॉइडिंग। इस चीज में किसी भी तरीके का प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन अपने ब्लैडर का, या जब ब्लैडर फिल होता है तो उसमें किसी भी तरीके का प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए। अगर इस चीज में कुछ तरीके का प्रॉब्लम होता है तो उसको कहते हैं वॉइडिंग डिस्फंक्शन। ऐसी चीज में डॉक्टर सच एज यूरोलॉजिस्ट इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं, इस कंडीशन को, और पेशेंट को रिलीफ लाने में हेल्प कर सकते हैं। तो आज के इसी टॉपिक के बारे में बहुत आगे और जानकारी देने के लिए और इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए, खासकर इस चीज का क्या डायग्नोसिस हो सकता है और क्या सही ट्रीटमेंट हो सकती है वॉइडिंग डिफिकल्टीज के बारे में, उसके लिए हमारे साथ हैं रेनाउंड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विपिन शर्मा। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ हमारी स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुजा। नमस्ते टू एवरीवन। मैं डॉक्टर विपिन शर्मा हूँ। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में काम करता हूँ और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वॉइडिंग डिफिकल्टीज, मतलब कि यूरिन करने में होने वाली परेशानी। जैसा कि अनुजा ने बताया कि ये परेशानी बच्चों में चालू होती है, बट मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। ये परेशानी किसी भी एज में हो सकती है। सो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम इसको देखें, समझें। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूरिन करना, जो हम दिन में 5 से 7 बार यूरिन करने जाते हैं, रात में 1 से 2 बार जाते हैं, वो एक रूटीन प्रोसेस उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हम खाना खाते हैं या फिर हम सांस लेते हैं या फिर हम अपना रूटीन वर्क करते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मुझे लगता है कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस सबसे कम है। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश हम आज करेंगे। अनुजा जी, तो आज के टॉपिक के बारे में बातचीत करने से पहले मैं डॉक्टर सर के बारे में कुछ और बताना चाहूंगी। करंटली डॉक्टर विपिन शर्मा बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूरोलॉजी के फील्ड में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन की लीकेज की समस्या, या बर्थ डिफेक्ट्स जो यूरिनरी पैसेज में कभी कभी बच्चों में पाई जाती है, उसके साथ साथ पेनाइल री इम्प्लांटेशन, ये बहुत सारे उनके फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टीज में से कुछ के बारे में मैंने बात की। बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस और हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज उनकी, जो बहुत अलग अलग तरीके के यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में उनका सालों का एक्सपीरियंस रहा है। तो ऐसे रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट आज हमारे साथ हमारी स्ट्रीम में जुड़े हैं। तो आइए उनके साथ बातचीत करें और हमारे दर्शकों को भी उनके माध्यम से इस समस्या के बारे में और इस समस्या की जो भी ट्रीटमेंट है, जो डायग्नोसिस है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो जो आज का हमारा टॉपिक है वॉइडिंग डिफिकल्टी, तो उसके बारे में ही बताइए, तपसी से शुरू करते हैं। वॉइडिंग डिफिकल्टीज क्या है? थैंक यू अनुजा। सो थैंक यू फॉर गुड इंट्रोडक्शन। सो आपने मेरे बारे में बोला कि रिकंस्ट्रक्शन यूरोलॉजी, तो रिकंस्ट्रक्शन यूरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें वॉइडिंग डिफिकल्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द पार्ट जो यूरिनरी पैसेज में रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है वो यूरेथ्रा होता है। उसके अलावा यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर यूरेथ्रा होता है। बच्चों में हाइपोस्पीडिया होता है, जिसमें कि बर्थ बाय बर्थ उनका यूरिनरी पैसेज पूरा नहीं बनता है, जिसको रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा इसमें इनकॉन्टिनेंस सर्जरी, मतलब यूरिन लीक होने की सर्जरीज आती हैं, जिसके वो भी पेशेंट भी वॉइडिंग डिफिकल्टीज के साथ में आते हैं। इसके अलावा जब हम ओल्ड एज में होते हैं तो प्रोस्टेट की परेशानियां होती हैं, यूरिन लीक की परेशानियां होती हैं। जब रिकंस्ट्रक्शन यूरोलॉजी में इसके अलावा पेनाइल इम्प्लांट्स आते हैं, जिसमें कि इरेक्टल डिस्फंक्शन, जिसमें कि मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है, उनको डाला जाता है। तो रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है अदर देन यूरोलॉजी। सो वॉइडिंग डिफिकल्टीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अनुजा ने पूछा कि वॉइडिंग डिफिकल्टीज होती क्या है, तो जैसा हमने स्टार्ट किया था कि एक यूरिन करना एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर यूरिन करने में कभी टाइम लग रहा है, यूरिन करने में कुछ और परेशानी होती है, जैसे कि
समय लगना, यूरिन का ड्रॉप होना, यूरिन करते वक़्त दर्द होना, ये सारी परेशानी वॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़ में आती हैं। ये परेशानी किसी को भी हो सकती है। ये एक जन्म लेने वाले बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग व्यक्ति के तक किसी भी को किसी भी समय हो सकती हैं। ज़रूरी है कि हम इसके समय-समय पर ऐसे लक्षणों को पहचानें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो जैसे आपने बताया अवॉइडिंग डिफिकल्टीज बच्चों से लेके बुजुर्गों तक होती है, तो एज रिलेटेड इश्यूज मतलब ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बच्चों में जो प्रॉब्लम है वही सेम प्रॉब्लम हम बुजुर्गों में देखते हैं? सो ये जैसे वॉइडिंग डिफ़िकल्टी अगर हम बच्चों में बात करें तो जन्म से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि पोस्टीरियर वॉल्व होता है। मतलब कि जब हुँ, यूरेथ्रा बनता है तो पूरा एक ट्यूब नहीं होता है, एक सॉलिड ऑर्गन होता है। धीरे-धीरे बचपन में माँ के पेट में वो बन करके एक ट्यूब बनता है। जब ये ट्यूब पूरा नहीं बनता है या बीच में कुछ ऐसे सेप्टम रह जाते हैं, उसको पोस्टीरियर वॉल्व होता है। पोस्टीरियर वॉल्व जनरली माँ के पेट में ही डायग्नोस हो जाता है सोनोग्राफी के द्वारा, जिसमें दोनों किडनी में सूजन होना, ब्लैडर का में थोड़ा सूजन होना, यूरिन का पूरी तरह से खाली नहीं होना और सोनोग्राफी में पोस्टीरियर वॉल्व भी दिखता है। बट इसका असली हुँ, टेस्ट एमसीओआरजी होता है जो जन्म के समय पे या जन्म के बाद जब भी परेशानी लगे तब किया जाता है। इम्पोर्टेंट हमें मरीज को ये जानना चाहिए या पेरेंट्स को ये जानना चाहिए ये होता क्या है, बच्चा कैसे प्रेजेंट करता है। तो बच्चा स्पेशली प्रेजेंट करता है कि जन्म के बाद बच्चे को यूरिन करने में परेशानी होती है। तो बच्चा बोल तो सकता नहीं है, तो वो रोता है। तो वो रोता है जन्म के समय जब यूरिन करेगा तो या यूरिन का डिले होना या यूरिन करते समय रोना एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि जब भी बच्चा यूरिन करता है, रोता है या फिर यूरिन का फ्लो अच्छे से नहीं आता है तो उसको यूरिन में कुछ ना कुछ पैसेज है। जो मोस्ट कॉमनली etiology या मोस्ट कॉमन कारण इस उम्र में जनरली पोस्टीरियर वॉल्व होता है। मतलब कि यूरिन करने में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है ब्लैडर, यूरिनल ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोरेज होता है, दूसरा होता है पैसेज यानी यूरेथ्रा या पैसेज। तो अगर दोनों में किसी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको प्रॉब्लम मरीज को यूरिन करने में परेशानी होती है। जन्म से जब एक सेप्टम बन जाएगा तो डेफिनेटली मरीज पेशेंट बच्चे को ताकत वाली यूरिन करना पड़ेगा तो वो रोएगा। उसके अंदर यूरिन कुछ मात्रा में रह जाएगा, धीरे-धीरे ब्लैडर में चेंजेस आएँगे जिसमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर डेवलप हो जाता है और लेटर स्टेज में किडनी भी खराब हो सकती है। तो ये बहुत कॉमन परेशानी है। इम्पोर्टेंट माँ-बाप का अवेयरनेस है। जब हम आप प्रेग्नेंट रहती हैं तो सोनोग्राफी अच्छे सेंटर से कराएँ और एक सोनोलॉजिस्ट की अच्छे सोनोलॉजिस्ट को इंट्रा यूट्राइन डायग्नोज कर पाते हैं और उसका सफल इलाज है। इसका दूरबीन से द्वारा इसका छोटा-सा ऑपरेशन होता है, जिसमें बच्चा लगभग-लगभग पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। दूसरी परेशानी जो बच्चों में हम लोग देखते हैं, वो आता है नॉकटर्नल एन्यूरोसिस मतलब कि रात में बेड वेटिंग कर देना। जी। जनरली ऐसा कहा जाता है कि 3 से 4 साल तक एक बच्चा ड्राई बाय नाइट हो जाता है मतलब कि रात में बिस्तर में यूरिन नहीं करता है। बट कभी-कभी कुछ केसेस में 6 से 7 साल तक भी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर हुँ, आपका बच्चा 7 साल के बाद भी रात में यूरिन कर दे रहा है, रात में बेड में यूरिन कर देता है, उसको पता नहीं चलता है, तो उसको नॉकटर्नल एनोसिस कहा जाता है। ये भी एक पार्ट ऑफ वॉइडिंग डिफिकल्टीज का आता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जिसमें कि कारण में ऐसा है कि हमारी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है, वो प्रॉपर नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि टॉयलेट जो बच्चे हैं, वो कुछ मानसिक रूप से परेशान होते हैं, उनमें हो सकता है। टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती, उनमें हो सकता है। कुछ बॉडी के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किडनी का रात में अधिक मात्रा में यूरिन बनाती है, तो हो सकता है। कई बार बच्चे की लॉस ऑफ सिम्पैथेटिक टोन हो जाती है रात में, तो उसके कारण एकदम से कंट्रोल लूज़ हो जाता है, उसमें भी ये परेशानी हो सकती है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी जो इलाज है, वो बहुत आसान है। जनरली इलाज जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग का कहा जाता है। टॉयलेट ट्रेनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि हम रात के समय में बच्चे को पानी कम दें, ताकि वो रात में यूरिन कम बने। रात में उससे सोने से पहले यूरिन करवाएँ। रात में हुँ, जब हुँ। वो सो जाता है तो एक फिक्स टाइम पे उसको उठा के यूरिन करवाएँ। इसको बेल एंड अलार्म थेरेपी कहा जाता है कि हम एक अलार्म फिक्स करते हैं कि बच्चा सो रहा है तो 4 से 5 घंटे बाद उसको उठाएँगे और उसको जाके यूरिन कराएँगे। तो ये धीरे-धीरे टॉयलेट ट्रेनिंग के साथ में ये परेशानी जनरली उम्र के साथ ठीक हो जाती है। कुछ बच्चे जो लगभग 10% के केसेज़ में लगभग होते हैं, उनमें ये परेशानी ठीक नहीं होती, उनको मेडिकेशंस की आवश्यकता होती है। मेडिकेशन जनरली शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव होती है, कभी-कभी बच्चे को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देना भी पड़ता है। इसके कॉजेज़ पता करना ज़रूरी है कि ये क्यों होता है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। वो आप पेशेंट को इवैल्यूएट करेंगे तो देखेंगे कि उसमें कुछ और परेशानी तो नहीं है या सिंपल नॉक्चुरल एनालिसिस है। सो ये 2 कॉमन परेशानी और तीसरी परेशानी होती है वॉइडिंग डिस्फंक्शन मतलब कि अ, यूरिन और मोशन करने में जो एक कोऑर्डिनेशन लगता है वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये बेसिकली टॉयलेट ट्रेनिंग की या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उसके कारण पे होता है। प्रॉपर डायग्नोसिस मतलब कि जैसे कि बच्चा मोशन यूरिन करने जाता है तो मोशन भी हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन परेशानी है जो लोगों में देखने को मिलती है।
प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग अगर कराई जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चे को दी जाए तो ये परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल कॉज मतलब जिनका दिमाग से संबंध है उनके कॉज के लिए डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है और उसका इलाज बहुत ही आसान और सिंपल है। टाइम इंपॉर्टेंट है कि हम उसको टाइम पे डायग्नोस करें। अगर हम मिडिल एज में आते हैं, जो कि मिडिल एज में जनरली जो पेशेंट्स होते हैं वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, तो मेल में जनरली प्रोस्टाइटिस होना जिसमें यूरिन में बर्निंग होना, यूरिन का फ्लो कम होना, यूरिन का रुक रुक के आना, यूरिन के साथ बुखार आना, ये बहुत कॉमन होता है स्पेशली मेल्स में। तो जब भी इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। फीमेल में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कंपेरेटिवली मेल से ज़्यादा होता है। मेल में जनरली ऐसा कहा जाता है कि यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर मेल में यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो मतलब उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। फीमेल में भी यूरिन में इन्फेक्शन इस एज में बहुत कॉमन होता है क्योंकि सेक्सुअल एक्टिव होते हैं। और दूसरी चीज़ें जो इन्फेक्शन का रीज़न है वो है पानी ना पीना या फिर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल ना रखना, जिसमें कि एक्सरसाइज ना करना, खान पीन में अपना कंट्रोल नहीं रखना, पानी नहीं पीना, ये बहुत कॉमन है। तो इसके कारण बॉडी डिफिकल्टीज आती हैं जिसमें कि बेसिकली यूरिन में जलन होना इस एज में बहुत कॉमन है। अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया तो बर्निंग, जो पीनिस के रास्ते पे पूरे में बर्निंग होती है, यूरिन करने में कभी कभी खून आ सकता है, यूरिन करने में कभी कभी पेन भी हो सकता है। तो इसके कारण से हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, डॉक्टर को दिखाएं। अगर बुखार आ रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाएं, पानी अधिक नॉर्मल मात्रा में पिएं। नॉर्मल कितना पानी होता है ये बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी भ्रांति जो हमारे पास मरीज लेकर के आते हैं वो होती है। इसमें क्या होता है ना कि लोगों के मन में होता है कि हम पानी बहुत पिए या फिर पानी नहीं पिए। तो बहुत जी। मतलब कितना बहुत पानी इम्पोर्टेंट ये है कि एक मेल के लिए जो नॉर्मल काम कर रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता है, उसको एक नॉर्मल वेदर में लगभग 3 लीटर के आसपास पानी काफ़ी होता है। और फीमेल के लिए 2.5 से 3 लीटर पानी बोला जाता है। अगर हम इतना पानी पीते हैं, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारी ब्लैडर कैपेसिटी लगभग 300 से 400 ml होती है। हम 3 लीटर पानी पीते हैं तो लगभग हम दिन भर में 7 से 8 बार या 10 बार यूरिन करने जाते हैं। तो ये इतना पानी पीना चाहिए कि हम लगभग दिन में हर 2 से 3 घंटे में यूरिन करने जाएँ और 7 से 8 बार दिन भर में जाएँ। नॉर्मल भाषा में बोला जा सकता है कि लगभग जो हमारा ग्लास घर में होता है, तो 200 ml या 250 ml के आसपास का होता है, तो 12 से 15 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए एक एडल्ट मेल को। फीमेल को भी जो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी से हमारे जो बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं तो यूरिन करने में परेशानी नहीं होती। अगर हम कम पानी पीते हैं तो यूरिन में बर्निंग होना, यूरिन का पीला होना, ये बहुत कॉमन है। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो ऑब्वियसली बार-बार यूरिन करने जाएँगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लैडर कैपेसिटी 300-400 ml होती है। अगर हम 10 लीटर पानी पिएँगे तो 10 लीटर पानी पिएँगे तो ऑब्वियसली हमें हर 1 घंटे में यूरिन करने जाना पड़ेगा। इतना पानी जी। पीने की ज़रूरत नहीं होती है। एक लिमिटेड मात्रा में, एक साधारण मात्रा में पानी पिएँगे तो हमें यूरिनरी पैसेज में होने वाली प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक निजात मिल जाता है। अगर हम थोड़ी और उम्र के ऊपर जाते हैं तो स्पेशली 40-50s में फीमेल्स में थोड़ा यूरिन लीक होना ये बहुत कॉमन है। स्पेशली इसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब कि जब भी हमारे पेट पे थोड़ा-सा भी स्ट्रेस पड़ता है तो यूरिन लीक हो जाता है। फीमेल में ये बहुत कॉमन है। थोड़ा लीक होना कॉमन है। अगर ये यूरिन लीक ज़्यादा हो रहा है जिसमें जबकि बार-बार हो रहा है, हल्का सा भी खाँसने पे भी हो रहा है या फिर कुछ ज़मीन में वज़न उठा रहे हैं तो उतना यूरिन लीक हो जा रहा है, इतना लीक हो रहा है कि आपके कपड़े खराब हो रहे हैं या फिर आपको डायपर या कुछ और पैड लेने की आवश्यकता हो रही है, तो डेफ़िनिटली आपको किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। ये होता क्यों है? क्योंकि इस एज में जनरली अगर हम बात करें 50s के अराउंड, ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो जिसमें कि पोस्ट मेनोपॉज़ल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में हार्मोन की कमी हो जाती है और नीचे का पेल्विक फ्लोर थोड़ा-सा वीक हो जाता है, इसी कारण से होता है। अगर हम इलाज की बात करते हैं फीमेल्स में, तो इसका सबसे अच्छा इलाज है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज के बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हम कीगल एक्सरसाइज बेसिकली कमर के नीचे की हिस्से की एक्सरसाइज को बोला जाता है। अगर हम प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करते हैं, अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करते हैं, तो हम इस परेशानी से लगभग निजात पा लेते हैं। कुछ एक मरीजों को लगभग 100 में से 5% या 10% बोला जाता है कि दवाइयों की आवश्यकता होती है। 100 में से लगभग 5 लोगों को ही मेडिकेशन के अलावा किसी सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसको स्लिंग सर्जरीज़ या अदर सर्जरीज़ कहा जाता है, जो कि रूटीनली होती हैं, अच्छा रिजल्ट्स देती हैं और आराम से सर्जरी का आराम से हो जाती है, पेशेंट को तकलीफ़ें नहीं होती हैं। इम्पॉर्टेंट है कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना है। तो कब मैंने आपको जैसे बताया कि डॉक्टर के पास कब जाना है, जब यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लीक हो, आपके कपड़ों से लगातार यूरिन का स्मेल बना रहे या फिर आपको लगातार पैड डायपर यूज़ करना पड़े, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है।
लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद भी आपको दवाइयों के साथ एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है, पहले फ्लो एक्सरसाइज। तो जीवन में एक्सरसाइज का महत्व बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज हमें हर चीज़ से बचाती है, ये एक होता है। साथ में अगर हम पुरुषों में बात करें जो 50 साल के आसपास के होते हैं, तो उनमें प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि होती है, वो बढ़ने लगती है। 100 में से 10 लोगों को जो अगर हम पुरुषों की बात करें तो लगभग 100 सभी पुरुषों को प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। 100 में से 10 लोगों को ही प्रोस्टेट के कारण कुछ परेशानी होती है और 100 में से सिर्फ 1 से 3-4 लोगों को ही दवाइयों की या फिर सर्जरी की आवश्यकता होती है। जनरली सबको इसके डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इम्पोर्टेंट है ये होता क्या है प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रोस्टेट हमारे यूरिनरी पैसेज में एक ग्लैंड होती है जिसके जो उम्र के साथ बढ़ती है और पैसेज को नैरो कर देती है। तो पैसेज को नैरो हो जाता है तो उसके कारण हमें यूरिन करने में ताकत लगना, यूरिन बहुत स्लो होना, यूरिन की धार या फिर फ्लो नहीं बनना, यूरिन करते समय आखिरी में ड्रॉप 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 बूंदें होना, रात में 1 से या 2 बार से अधिक बार यूरिन करने जाना और मल्टीपल टाइम यूरिन करने जाना, ये वाली परेशानी कॉमन सी होती है। कभी-कभी इसमें अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी मतलब कि बार-बार जाना और एकदम से अर्जेंट यूरिन आना, कभी-कभी थोड़ा यूरिन लीक होना भी होता है। प्रोस्टेट की जो डायग्नोसिस है वो बहुत आसान है। डॉक्टर जनरली क्लिनिकल एग्जामिनेशन से या क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सोनोग्राफी और यूरोफ्लो के टेस्ट से प्रोस्टेट की बीमारी का और एक पीएसए टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है, उससे प्रोस्टेट की बीमारी का पता लगाते हैं। मैं इसको बीमारी नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं जो हमारे शरीर के उम्र के साथ में होते हैं। तो जो चीज़ बीमारी नहीं है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जब 50-55 साल के आसपास के हम हो जाते हैं, अगर हमें यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। सीधी सी बात है कि अगर मैंने इग्नोर किया और फिर अगेंस्ट द प्रेशर, अगेंस्ट द वॉल मैंने अपना प्रेशर लगाया तो धीरे-धीरे मेरा ब्लैडर, अगर मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरी मसल्स इकट्ठी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। सेम प्रोसेस ब्लैडर में भी होता है कि अगर वो अगेंस्ट द प्रोस्टेट, अगेंस्ट द प्रेशर वो फ्लो करेंगे तो ब्लैडर मोटा हो जाएगा, धीरे-धीरे किडनी में सूजन आएगी और किडनी फेलियर की तक नौबत आ जाती है, ब्लैडर फेलियर की नौबत भी आ जाती है। जिसमें कि यूरिन अधिक मात्रा में यूरिन करने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में अधिक मात्रा में यूरिन लेने से पीवीआर कहा जाता है, वो हो सकता है, उसके कारण बार-बार यूरिन आना होता है हमको। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपको इस तरह की परेशानी होती है तो डॉक्टर के पास जाना है। स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो यूरिन में कितने समय तक रहते हैं। क्या होता है ना कि जब हम उम्र के साथ बढ़ते हैं, उम्र के साथ चीज़ें करते हैं, तो जो चीज़ें रूटीनली होती हैं, उसको हमें लगता है कि ये नॉर्मल है। ऐसे जी। बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो हमें बोलते हैं कि सर मुझे यूरिन में कभी-कभी प्रॉब्लम होती है, जनरली प्रॉब्लम नहीं होती। हम फ्लो कराते हैं तो बहुत खराब निकलता है। देन ये चीज़ें होती हैं। जैसे सिंपल सा मेरा एग्ज़ाम्पल मैं लोगों को बोलता हूँ कि जब मैंने सुबह अपना ओटी ड्रेस पहना था, तब मुझे 1 सेकंड के लिए लगा था कि मैंने कुछ पहना है, बट उसके बाद ही मेरे लिए एक नॉर्मल कंफर्टेबल हो गया। तो ऐसे ही ये प्रोस्टेट की परेशानी, यूरिन की परेशानी समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ धीरे-धीरे लगती है। तो हमें लगता है कि एज रिलेटेड चेंजेस हैं, नॉर्मल है। जब पेशेंट कई बार ऐसा आता है कि रिटेंशन में चले जाते हैं, मतलब कि हुँ, यूरिन रुक जाता है, उनको कैथेटर डालना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें उनको दवाइयों पे डालना पड़ता है, ब्लैडर की जो कमज़ोरी आती है उसका इलाज करना पड़ता है और एक सिंपल सी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो जी। अवेयरनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ में कि जब भी आपको यूरिन में परेशानी हो रही है, डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर को दिखाएँ, वो अपना आपका टेस्ट करेंगे, वो आपको डायग्नोज़ करेंगे। 90% केसेज़ में प्रोस्टेट की चीज़ों में दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जनरली उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 10% पेशेंट्स को ही ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जो होती है। ऑपरेशन भी जी। बहुत सरल है, लगभग 2 से 3 दिनों में ऑपरेशन में छुट्टी हो जाती है। ये ऑपरेशन दूरबीन से होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खतरे वाली बात नहीं होती। लोग डरते हैं कि ऑपरेशन में कुछ खतरा और नहीं होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम रोज़ की लाइफ जी रहे हैं, हम डॉक्टर को दिखाएँ, वो डिसाइड करेगा कि ऑपरेशन में कितना खतरा है, कितना नहीं है। जनरली ये परेशानी इसी उम्र में होती है, मतलब कि जब तक 50-55 या 60 साल के आसपास की होती है। तो कहने का मतलब है कि इस टाइम से जनरल पेशेंट को मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। इसी उम्र में हुँ, सारी परेशानियाँ होती हैं। मतलब कि हम डेली इस तरह के पेशेंट को डील करते हैं, तो वी ऑल यूरोलॉजिस्ट आर एक्सपर्ट इन दिस काइंड ऑफ पेशेंट कि हम लोगों को कैसे डील करना है पता होता है। जनरली ये सर्जरी सेफ होती हैं, बहुत हद तक कुछ परेशानी नहीं होती हैं, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाएँ और अपना इलाज कराएँ। जी। नेक्स्ट हम आते हैं जो बॉडी डिफ़िकल्टीज़ में जो हमने देखा सारी एज रिलेटेड परेशानियाँ हमने देखा। इसके अलावा जो परेशानी आती हैं वो ब्लैडर की परेशानी आती है। ब्लैडर की परेशानी मतलब कि किसी भी उम्र में हो सकती है। ब्लैडर में 2 तरह की परेशानी होती है। या तो हमारा हुँ, ब्लैडर जो यूरिन जहाँ पे पैसेज यूरिन इकट्ठा होता है,
वो छोटा हो गया है। वो छोटा होने से क्या मतलब है कि वो छोटी मात्रा में, कम मात्रा में यूरिन इकट्ठा होने पर भी उसको बाहर धकेल देता है, मतलब कि बार-बार यूरिन करने जाना पड़ेगा। जी, अगर ये परेशानी होती है इन्फेक्शन के विदाउट होती है तो उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहा जाता है, जिसमें मेडिकल ओके, डेफिनेशन में कहा जाता है कि नॉक्टूरिया नॉक्टूरिया फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, मतलब कि एकदम से अर्जेंट यूरिन आता है, कंट्रोल नहीं कर सकते, बार-बार जाना पड़ता है और रात में जाना पड़ता है और इसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। ये बहुत कॉमन परेशानी है, अगर आप बोलेंगे तो ये पेशेंट रूटीनली हमारे पास में आते हैं और ये इतनी कॉमन परेशानी है कि लोगों को शुरू में तो लगता है कि कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, चीज़ें हो गया, उसके लिए एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, बट ये बेसिकली बहुत सारे रीज़न से होता है। जो इन्फेक्शन का सिक्वेली है, उसके कारण ब्लैडर अनस्टेबल हो गया, ब्लैडर में कुछ और परेशानी हुई, इसके कारण ब्लैडर अनस्टेबल हो गया, तो उसको ब्लैडर अनस्टेबिलिटी बोला जाता है। डॉक्टर्स जनरली इस चीज़ का दवाइयों द्वारा इलाज करते हैं, मेडिकेशन बहुत अच्छी इफेक्टिव है। कुछ एक मरीज होते हैं जिनको ब्लैडर में कुछ दवाइयाँ डालने की ज़रूरत पड़ती हैं और वो भी बहुत इफेक्टिव होती हैं। तो इसका सरल उपाय है, इम्पोर्टेंट है कि हम अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाएँ। तीसरी जी, परेशानी जो होती है कि ब्लैडर का फैल जाना या न्यूरोजेनिक कंपोनेंट हो जाना, न्यूरोजेनिक ब्लैडर से कहा जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको समझाया है कि अगर मैं अगेंस्ट द वॉल कुछ भी धक्का देता रहूँगा तो एक तरह के थक जाऊँगा। तो जो जी, मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो होती है जो ओल्ड एज में होता है, प्रोस्टेट है, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा है, मतलब कि रास्ता कहीं सिकुड़ गया है, या फिर हमें कुछ और बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ है, जिसमें कि हमारी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, इसके कारण हमारे पेरिफेरल न्यूरोपैथी या सेंट्रल न्यूरोपैथी हो गई है और उसके कारण हमारा ब्लैडर फैल गया है और यूरिन को इफेक्टिवली वॉइड नहीं कर पा रहा है। मैं इसको बोलता हूँ कि ब्लैडर को लकवा लग गया है, पैरालिसिस हो गया है। वो जी, चीज़ होती है, कई बार स्पाइन इंजरीज हो जाती है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें मोशन करने में भी परेशानी होती है। कई बार हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, उसके कारण ही ब्लैडर न्यूरोजेनिक हो जाता है, मतलब ब्लैडर में इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो बाहर यूरिन कर सकें। इसका इलाज दवाइयों से होता है, ब्लैडर ट्रेनिंग की जाती है प्रॉपरली कि किस तरह से करना है और काफ़ी हद तक ये पेशेंट रिकवर कर जाते हैं अगर हम उसको टाइमली डायग्नोज करें। तो ये परेशानियाँ बेसिकली एज के साथ होती हैं जो मैंने आपको समझाया। ये ओवर एक्टिव ब्लैडर, अंडर एक्टिव ब्लैडर बहुत कॉमन परेशानी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ में इग्नोरेंस है। अगर मरीज इग्नोर करता है तो ही ये परेशानियाँ बढ़ती हैं। टाइम के साथ यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो ये परेशानी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। जी। क्या ये बीमारियाँ हेरिडिटी हो सकती हैं? जनरली ये बीमारियाँ हेरिडिटी नहीं होती हैं, ये बीमारियाँ हमारी लाइफ़स्टाइल के साथ में या हमारी उम्र के साथ के की बीमारियाँ हैं और इन बीमारियों का सफल इलाज है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हेरिडिटरी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो प्रैक्टिकली यूरोलॉजिकल की ऐसी कॉमनली कोई बीमारी नहीं है जो हेरिडिटरी हो। ऐसा कहा हुँ, जाता है कि प्रोस्टेट की परेशानी अगर आपके पिता को है, तो आपको भी होने की संभावना अधिक होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी होंगी। कुछ जी, बीमारियाँ जैसे कि हेरिडिटरी हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है ना कि मेरे फादर को भी थी, मेरे दादाजी को भी थी और मुझे भी होगी। जैसे जी, पोस्टियोथर्मल ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर को था और आपको होगा, ऐसा नहीं होता है। तो जी। पोस्टियोथर्मल में किसी मदर-फादर की गलती नहीं होती है, दिस इज़ इंसिडेंटल जो हो गया, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, इवन सिबलिंग्स में भी कई बार नहीं होते हैं। तो ये हुँ, परेशानी जनरली यूरोलॉजिकली बॉडी डिफिकल्टी की परेशानी हेरिडिटरी नहीं होती है। जी। कुछ सवाल हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी आए हैं। अजीत सिंह जी पूछ रहे हैं कि अगर हम यूरिनरी हेजिटेंसी के लिए वार्म बाथ मतलब गर्म पानी का इस्तेमाल करें, तो क्या वो यूज़फुल हो सकता है? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए हेजिटेंसी हो रही है। अगर आपको पेरिनियल रीजन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रोस्टेटाइटिस है, तो उसके कारण हेजिटेंसी होती है, तो हम हुँ, जनरली सुबह सिड्स बाथ या पाइल्स की किसी को परेशानी है, फिशर की परेशानी है, तो उनको भी थोड़ा इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको सिड्स बाथ या गर्म पानी में थोड़ा-सा सिकाई करना एडवाइस किया जाता है। बट हुँ, इम्पोर्टेंट है कि हम करेक्ट डायग्नोसिस पे पहुँचे। हम हर जी, बीमारी के लिए हेजिटेंसी के लिए सिर्फ बात या गर्म पानी की सिकाई एडवाइस नहीं कर सकते। कई बार नॉर्मल सा प्रोस्टेट होता है जिसमें एक टैबलेट चालू करनी होती है वो ठीक हो जाता है। जी। और सिट्स बात और या गर्म पानी हुँ, से सिर्फ हम नीचे के हिस्से को थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। वो आपको हुँ, दिन भर हुँ। आराम नहीं करेगा। जी, मतलब आप कॉज़ जो भी उसका अंडरलाइंग कॉज़ है, उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट कुछ तरीके से मदद कर सकती है किसी-किसी कंडीशन में, लेकिन हर कंडीशन में वार्म बाथ एडवाइसेबल नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा और अनुजा आपने। जी, हमारे और एक व्यूअर हैं दीपक सक्सेना जी, वो पूछ रहे हैं कि यूरिनरी हेजिटेंसी अगर है, तो उसकी वजह से क्या लॉन्ग टर्म में यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हेजिटेंसी का मतलब क्या होता है कि हमें यूरिन स्टार्ट करने में परेशानी हो रही है।
तो अगर हम जी। मोटा-मोटा हम चीज़ें बोलें तो जो भी प्रॉब्लम है, अगर एक कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तो जो भी ब्लैडर नेक है हमारा, जहाँ से यूरिन ब्लैडर से यूरेथ्रा में आता है, वो ओपन नहीं हो रहा है, हेजिटेंसी मतलब टाइम लग रहा हुँ। है। तो लॉन्ग टर्म में ये जनरली परेशानी प्रोस्टेट के एक कॉमन सिम्पटम है ये। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो डेफ़िनेटली ये आपको कई बार रिटेंशन के लिए भी आप मरीज़ जा सकता है इसमें। जी। आपने वॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जो भी छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक होती है। अब इसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन-कौन सी इस्तेमाल की जाती है इन सारी तकलीफ़ों से राहत दिलाने के लिए? देखो सर्जिकल प्रोसीजर हमेशा ना लास्ट रिसोर्ट होता है। मैं सर्जन हूँ बट ज़रूरी नहीं है कि आप सर्जन के पास जा रहे हैं तो आपको सर्जरी ही एडवाइस की जाएगी। जी। बॉडी डिफ़िकल्टीज़ में एज रिलेटेड चीज़ों में बहुत सारी मेडिकेशन, बहुत सारी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं जो आपको बहुत हद तक नॉर्मल कर देते हैं और आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। पोस्टीरियर वॉल्व है आपको तो डेफ़िनेटली सर्जरी लगता है। आपको इनकॉन्टिनेंस हो रहा है जो कि कीगल एक्सरसाइज मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा है तो आपको सर्जरी लगेगी। प्रोस्टेट जो मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा है उनको सर्जरी लगेगी। बट इन सब की सर्जरी भी सरल है, आसानी से उपलब्ध है, अच्छे से सर्जरीज करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो सर्जरी के नाम से डरना नहीं है, ये बहुत आसान है। जी, क्योंकि पेशेंट्स को जनरली ऐसा होता है कि सर्जरी से सब दूर भागते हैं। अगर ज़रूरत है होती है उन्हें जब मेडिकेशन से उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होती है और जब डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करते हैं, तो वो थोड़ा-सा डर जाते हैं, जो स्वाभाविक उनका रिएक्शन है। तो उन पेशेंट्स के लिए आप एक क्या मैसेज देंगे, सर्जरी से क्यों दूर नहीं भागना चाहिए? इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए कि आपको परेशानी कितनी है। अगर आप परेशान हैं और आपके कारण आपकी फैमिली परेशान होने वाली है, तो उस परेशानी को डर के आगे जीत कहा जाता है। तो हमें 2 डर निकालने हैं, या तो हम डर के अपनी लाइफ निकाल लें या सर्जरी का डर निकाल दें और हम सर्जरी कराएँ अगर ज़रूरत है तो। और उसके बाद नॉर्मल लाइफ जिएँ जिसमें आपकी फैमिली और आप दोनों खुश रहते हैं। मेरा मानना है कि आज हमारे पास लगभग 80 साल की उम्र लगभग एवरेज एज है इंडिया में, जो कि हेल्दी हुँ, लाइफ़स्टाइल के साथ में आती है। तो अगर हमें हेल्दी रहना है, 80 साल तक जीना है तो प्रोस्टेट हमें 50-55 साल के बाद में हो रहा है और परेशानी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर किसी को सर्जरी की आवश्यकता होती है, बट परेशानी है और उसमें सर्जरी लगती है तो हम कराएँ और अगले 30 साल आराम से जिएँ। ज़रूरी जी। थोड़ी ना है कि हर पेशेंट को सर्जरी लगेगी। इम्पोर्टेंट है कि आपको हुँ, अवेयर रहना है, डॉक्टर के पास जाना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत अच्छे सवाल आए हैं हमारे और व्यूअर्स की तरफ से। रोहित जी पूछ रहे हैं कि यूरिनरी हेसिटेंसी महिलाओं में भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, यूरिनरी हेसिटेंसी महिलाओं में भी होती है, स्पेशली जब पोस्ट मेनोपॉज़ल मतलब कि जब महिलाओं का मेनोपॉज़ हो जाता है, मतलब पीरियड्स चले जाते हैं, तब हार्मोन डिफिशिएंसीज़ होती है, नीचे का स्तर ड्राई हो जाता है, पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, तो यूरिन करने में कई बार हेसिटेंसी होती है, परेशानी होती है। इसके लिए मेडिकेशन और कीगल एक्सरसाइज़ एडवाइस की जाती है। जी, और एक बहुत अच्छा सवाल है, पुश्री गायकवाड़ जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि कॉन्स्टिपेशन इस वॉइडिंग डिफिकल्टीज़ जो भी है, उसमें कोई इंक्लूडिंग फैक्टर बन सकता है क्या? तो इसका जो जवाब है वो बहुत सिंपल सा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन कब हो रहा है। हुँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ओल्ड एज में हो रहा है और उसके साथ में यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, तो कई बार ये कोरिलेट करता है कि हमारा जो ब्लैडर होता है और जो रेक्टम मतलब जो एनल कैनाल और रेक्टम वाला पार्ट जहाँ से हम मोशन करते हैं, दोनों का बेसिकली नर्व सप्लाई कॉमन होता है। अगर एक में प्रॉब्लम है, दूसरे में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जी, न्यूरोजेनिक और स्पेशली ऐसे केसेस में स्पाइनल कॉर्ड में परेशानी ज़्यादा होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, उसमें कॉन्स्टिपेशन के साथ ब्लैडर एम्पटिंग की परेशानी होना, बहुत ज़्यादा यूरिन अंदर रह जाना, ये बहुत कॉमन है। छोटे बच्चों में अगर देखा जाए तो उसमें ऐसा होता है कि कई बार मैंने बोला ना टॉयलेट रनिंग प्रॉपर नहीं होती है। बच्चे कई बार अपना यूरिन मोशन ठीक से नहीं करते हैं, मोशन ठीक से नहीं करवा पाते हैं या फिर मोशन में भी कई बार हेजिटेंसी होती है, इसके बाद यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो ये जी। कोरिलेटेड है, बट ये कोरिलेशन डॉक्टर को निकालने दीजिए, गूगल को नहीं निकालना है, आपको नहीं निकालना है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अ, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल लाइफ़स्टाइल, हमारा डाइट, फिर स्ट्रेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कॉमन सर्दी-बुखार जैसे चीज़ों में भी मानते हैं कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो क्या ये वॉइडिंग डिफिकल्टीज़ में डाइट, लाइफ़स्टाइल, स्ट्रेस आपका कितना है? उन सब का कंट्रीब्यूशन है और अगर है तो उसका कोरिलेशन क्या है? तो मैंने आपको जो बॉडी डिफिकल्टी के मेन कॉजेज़ बताए उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट में तो लाइफ़स्टाइल, पानी कितना पीना है, एक्सरसाइज़ करना है, कीगल एक्सरसाइज़ करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये
स्ट्रेस फैक्टर हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट डालता है। स्ट्रेस के हमारे कारण एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट हो जाता है, जिसको आईबीएस कहा जाता है। आईबीएस के कारण यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी होती ही हैं। स्ट्रेस के कारण कई बार बच्चे पब्लिक टॉयलेट्स में यूरिन नहीं करते हैं, चीज़ें नहीं करते हैं। तो स्ट्रेस तो हर लेवल पे आता ही है। और जब भी मैं जी, यूरोलॉजी को अंडरगारमेंट सर्जरीज बोला जाता हूँ, यूरोलॉजी को अंडरगारमेंट ब्रांच बोला जाता हूँ, बिलो द अंडरगारमेंट्स हमारी सारी चीज सर्जरीज होती हैं। तो स्पेशली डर भी बहुत होता है। तो जो स्ट्रेस है, अगर हमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि हम डॉक्टर के पास ही नहीं जाते, और तब आते हैं जी। जब प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्ट्रेस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑलमोस्ट ऑल डिवीजन ऑफ अवर हेल्थ। ये जरूरी नहीं है यूरोलॉजी, इवन हम बात करें तो कार्डिक में, ब्रेन में, हार्ट में, सब में प्रॉब्लम्स में स्ट्रेस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइफ स्टाइल इंपॉर्टेंट है कि हम खान पीन पे ध्यान रखें अपना। दूसरी चीज हम एक्सरसाइज करें ताकि हम हेल्दी रहें। रात के समय खासकर ये बच्चों के लिए जो रात को जिसको बहुत ज़्यादा बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है या रात को बाहर बहुत बार उठ-उठ के अ, जाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है या बड़े-बुजुर्ग जो भी ऐज के जो चेंजेस हैं उसके साथ अभी मॉडिफिकेशन के फेज़ में, ट्रांज़िशन के फेज़ में गुज़र रहे हैं, उनको रात के समय क्या-क्या खाना अवॉइड करना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें अग्रेवेट ना हों? तो देखो, जिसको भी रात में 1 या 2 बार से ज़्यादा बार उठना पड़ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में ऐसा चल रहा है जो नॉर्मल नहीं है। तो हम हुँ, हुँ। यूरोलॉजी में हमेशा पूछते हैं कि आपको दिन में कितनी परेशानी है, रात में कितनी परेशानी है। अगर सिर्फ दिन में परेशानी है तो अलग ट्रीटमेंट है, रात में परेशानी है मतलब कि कुछ ना कुछ अलग ही है जो सीरियस है। तो जी, इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कर सकते हैं जो डॉक्टर के अलावा, मतलब डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करेगा तो वो करेगा ही, बट आप क्या कर सकते हैं कि शाम के समय मतलब 6-7 बजे बाद थोड़ा पानी का इंटेक कम कर दें। रात के समय चाय कॉफ़ी की मात्रा कम कर दें। अल्कोहल लेते हैं तो वो कम कर दें। थोड़ा कैफ़ीन, ये जितने भी कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हैं, हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो सब अवॉइड करें। बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड रात के समय ना दें। तो इन चीज़ों से जो हमारा सिस्टम रहता है वो बेटर होता है, और हमारे जो रात वाली परेशानियाँ होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। यूरिन करके सोएं। अगर बच्चे बेड बैटिंग करते हैं तो एक मिड नाइट अलार्म लगाएं, उनको यूरिन करवाएं। तो ये सारे छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि करने के साथ में यूरिनरी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम की जा सकती हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन और भी बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी सालों से वो ये तकलीफ़ झेलते हैं और उसके साथ मेडिकेशंस भी बहुत सालों से चलती है। या कोई पेशेंट्स हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है या रिसेंटली किसी सर्जरी से वो बाहर आ रहे हैं। तो उन चीज़ों में दवाइयाँ भी ज़्यादा जाती हैं, उनका फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती नहीं है। तो इन चीज़ों में कोई ऐसा फैक्टर है जो इन चीज़ों की वजह से अवॉइडिंग डिफिकल्टीज़ को अग्रवेट करे? या कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो लॉन्ग टर्म में किडनी को या ब्लैडर को या पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट को, यूरिनरी सिस्टम को अफ़ेक्ट कर सके? तो देखो, जो मेडिकेशन की बात आती है तो डॉक्टर हमेशा जब भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं तो सोच के प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये किडनी पे कितना असर डालेगी, लिवर पे कितना असर डालेगी, या शरीर के किसी और अंग पे कितना असर डालेगी। हुँ, मेरा हमेशा से एक लोगों से कहना होता है कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होते हैं, बट कभी भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। कई बार लोग बोलते हैं कि इंजेक्शन लगाया तो हमारा ये खराब हो गया। अगर वो इंजेक्शन जी, लगाने से वो खराब होना होता, तो वो इंजेक्शन मार्केट में ही नहीं होता। इतनी सारी सिक्योरिटी चेकिंग होते हैं, इतनी सारी टेस्टिंग होती हैं, इतने सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो चीज़ मार्केट में आती है। तो जो हुँ। मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो एक लिमिटेड होते हैं। हमेशा डॉक्टर्स ये सब सोच के ही दवाई देते हैं कि कौन-सी चीज़ इस पे क्या करेगी। तो ये मेडिकेशन वाली भ्रांति तो हमें निकालनी पड़ेगी कि मेडिकेशन से ये हो गया, मेडिकेशन से वो हो गया। दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में डेफ़िनेटली हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो इफ़ेक्ट होता है, जिसमें के कारण ब्लैडर में और यूरिन करने में परेशानी होती है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, या फिर यूरिन का बार-बार होना, इवन ओवर एक्टिव ब्लैडर, या बार-बार इन्फेक्शन होना, यूरिन का इन्फेक्शन होना, ये बहुत कॉमन है। इवन हाइपरटेंशन में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि हाइपरटेंशन की गोली में कई बार लैसिक्स दिया जाता है, कई बार ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिसमें यूरिन ज़्यादा मात्रा में बने, ताकि बॉडी में कम पानी मात्रा में। इवन हार्ट के लिए कई बार मेडिकेशन एडवाइस दी जाती है, उसमें ज़्यादा यूरिन बने। तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, बट डॉक्टर्स को हमेशा एक्सप्लेन करते हैं आपको कि ये दवाई लेने से आपको ये परेशानी हो सकती है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली मेडिकेशंस आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं, नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है। जी। पेशेंट्स काफ़ी बार हिचकिचाते हैं जब उन्हें ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनको ध्यान आया है कि
यूरिन लीक का प्रॉब्लम शुरू हुआ है उन्हें और वो मिडल एज में पहुँचे हैं, तो डॉक्टर को मिलने से शर्माते हैं। उनको लगता होगा कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमें क्या हो रहा है, या फिर उनको लगेगा कि ये तो बच्चों को होना चाहिए, हमें क्यों हो रहा है? ऐसी इसके रिलेटेड कुछ मिथ्स भी पेशेंट्स में रहती ही होंगी। तो आपका तो इतने सालों का करियर रहा है, इतने सारे पेशेंट्स आपने देखे होंगे। तो क्या-क्या मिथ्स ऐसी हैं जो गैर मान्यताएँ जो पेशेंट्स में आपने देखी हो, तो आप उन्हें हमारे व्यूअर्स के लिए भी एड्रेस करें? तो देखो ये मिथ्स है ना, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंट रीजन के हिसाब से होती हैं। जो सबसे कॉमन मिथ है जो इंडिया में है, दो ही मिथ हैं। एक जो हुँ, होता है कि पानी बहुत पीना चाहिए, और एक स्टोन हो जाए तो हमें ये नहीं खाना चाहिए। ये दो सारी मिथ्स ऐसी हैं जो रेगुलरली हम लोग फेस करते हैं। कई बार पेशेंट हुँ, बोलते हैं बार-बार यूरिन आ रही, बार-बार यूरिन आ रही है, रात में जाना पड़ता है, ये सब कुछ हो रहा है। हम पूछते हैं पानी कितना पीते हो? वो लोग 5 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर पानी पीते हैं। तो डेफिनिटली आपका ब्लैडर कैपेसिटी 400 एमएल का है। अगर आप 4 लीटर पानी पिएँगे तो 10 बार जाएँगे, 8 लीटर पानी पिएँगे तो 20 बार जाएँगे। दूसरा, तो ये बहुत कॉमन सा मिथ है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा मिथ जो है कि जनरली लोग बोलते हैं कि कैल्शियम खाने से स्टोन हो जाता है, जो एक बड़ा मिथ है। हालाँकि वॉइडिंग डिफ़िकल्टी से नहीं है, बट यूरिन किडनी से रिलेटेड या यूरोलॉजी से रिलेटेड है, तो बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा मिथ है कि हमें स्टोन हो गया या मेरे फैमिली में किसी को स्टोन हो गया, तो हमें ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले भी मैंने लोगों को बोला है, वीडियोज़ है मेरे उसमें, कि इंडियन डाइट से किडनी स्टोन्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है। लोग बोलते हैं कि टमाटर खाने से या पालक खाने से स्टोन हो जाता है। तो जी। सिंपल सी बात है, जो गूगल में लिखा हुआ है या गूगल में आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो सारा लिटरेचर जो हमारा गूगल पे आता है वो वेस्टर्न से आता है। अभी हुँ, इंडियन लिटरेचर उतना प्रोमोटेड प्रोमोटेड नहीं है कि सामने दिखे। सारा लिटरेचर में गूगल से आता है, और गूगल मतलब वेस्टर्न कल्चर से आता है। वेस्टर्न कल्चर में वो लोग सलाद काटते हैं, 1 दिन काटते हैं, 4 दिन तक खाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे घर में 1 टमाटर कटता है, पूरी फैमिली खाती है। तो 1 टमाटर खाने से हमारे यहाँ स्टोन नहीं होगा। मेरे को 7 साल यूरोलॉजी करते हुए आई हैव ओनली 1 पेशेंट जिसको टमाटर खाने से स्टोन हुआ, क्योंकि उसने 6 महीने तक रोज़ 1 किलो टमाटर खाए। फॉर 1 किलो। 1 किलो रोज़ टमाटर खाती थी, टमाटर एंड ककड़ी। उसको वेट रिड्यूस करना था, शादी थी, और शादी के 3 दिन पहले स्टोन हो गया। ओह! तो कहने का मतलब है कि इंडियन डाइट हमारा मिक्सचर ऑफ फूड होता है, जिसमें सब तरह की चीज़ें होती हैं। हम पालक खाते हैं, हमारे सब घर में पालक इवन सीज़न में भी सप्ताह में 1 या 2 बार बनता है, रोज़ पालक नहीं हुँ, खाते। जी। दूध बोला जाता है कि कैल्शियम रहता है तो स्टोन नहीं बने। सारे स्टोन कैल्शियम के बने होते हैं। अगर हम दूध नहीं पिएँगे तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, तो हमें दूसरी परेशानी होने लगेगी। तो ये हुँ, मिथ्स बिल्कुल गलत हैं। आप नॉर्मल खाइए, नॉर्मल रहिए अपना। इम्पोर्टेंट क्या है कि हम पानी पिएँ और एक्सरसाइज़ करें। अगर हम 100 लोगों की सोनोग्राफी कराते हैं तो 3 लोगों को 4 लोगों सॉरी 30 से 40 लोगों को छोटे-छोटे स्टोन्स दिखते हैं। बट अगर हुँ, सॉरी, अगर हम सबका सर्जरी करने जाएँ, सबको ट्रीटमेंट करने जाएँ, तो हॉस्पिटल में जगह ही नहीं बचेगी। कहने जी। का मतलब ये है कि हर किसी को ज़रूरत नहीं होती, वो 3-4 एमएम के स्टोन सब अपने आप निकल जाते हैं। लोग जी। उसके लिए दवाइयाँ खाना चालू कर देते हैं, लोग उसके लिए तरह-तरह के नुस्खे अपनाने लगते हैं। सबसे अच्छा नुस्खा है पानी पीजिए। मैं हर मरीज़ को बोलता हूँ जिनको भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सीज़नल फ्रूट खाएँ। कोई सा भी हुँ, जो भी अवेलेबल है सीज़न में वो खाएँ, उससे आपका यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है, एपिथेलियम होता है, बहुत हेल्दी रहता है, तो आपको यूरिनरी करने की परेशानी काफ़ी हद तक हो जाती है। वॉइडिंग डिफिकल्टीज में कई बार यूरिनरी स्टोन्स भी आपको वॉइडिंग डिफिकल्टी करा देते हैं। कई बार यूज है ना कि लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर में स्टोन होता है, वो भी आपको वॉइडिंग डिफिकल्टी कराते हैं। बार-बार यूरिन होना, ऐसा लगना कि यूटीआई होना, यूरिन करने जा रहे हैं बट आ नहीं रहा, ये भी कॉमन हुँ, है। और कई बार ब्लैडर में स्टोन फँस जाता है, तो कई बार यूरिन रुक भी जाता है, तो ये भी वॉइडिंग जी। डिफिकल्टीज में आता है। तो मिथ्स जो यूरोलॉजी वाले में देखते हैं, वो 2 ही मिथ्स देखते हैं, खाने-पीने का और पानी का। जी। और कई लोग खाने-पीने इसको की बात जब हुई है जी। जी, बोलिए। खाने-पीने की जब बात हुई तो एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट, इन दोनों का कितना असर है बर्निंग डिफिकल्टीज़ में या और बहुत सारे किडनी प्रॉब्लम्स या स्टोन के प्रॉब्लम्स में? वेजिटेरियन डाइट नॉन सो मेरा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम इंडियन फूड है हमारा, चाहे वो नॉन-वेज खाएँ या वेज खाएँ, जो हमारा इंडियन कल्चर है, हम नॉन-वेज उठा के सुबह-शाम लेके सातों दिन नहीं खाते। तो जी। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। खाते हैं तो दिन में सप्ताह में 3 से 4 बार खा लिया। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो वेज खाएँ, चाहे नॉन-वेज खाएँ। डाइट से स्टोन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। डाइट से क्या इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम ऐसा डाइट ले रहे हैं कि हमारा वेट ओवरवेट हो रहे हैं हम, तो हमें यूरिनरी हुँ, प्रॉब्लम्स होती हैं।
या फिर हम बिल्कुल ऐसे डाइटिंग पे जा रहे हैं तो और भी हमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हम हेल्दी डाइट लें, चाहे वो वेज लें चाहे नॉन वेज लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सरसाइज करें। जैसे आपने बताया कि वेट बढ़ने से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ-कुछ लोग जैसे कि बहुत सारा इंटेंसिव डाइट अपनाते हैं और सिर्फ़ सैलेड खाना और बहुत ही जिसको कीटो डाइट शायद कहते हैं और भी बहुत सारे डाइट के प्रकार होंगे, जिससे वज़न अचानक से घटता है। तो क्या अचानक से जो वज़न घटता है, उसका असर पड़ता है हमारी यूरिनरी सिस्टम पे? बिल्कुल, कोई भी चीज़ जो बॉडी में अचानक से हो रही है, वो आपके हर सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। यूरिन हुँ, नहीं, हर सिस्टम पे आता है। तो एकदम से वज़न घटना या एकदम से वज़न बढ़ना, दोनों में यूरिनरी प्रॉब्लम्स का होना ज़्यादा होता है। स्पेशली स्टोन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, यूरिन में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। वेट बढ़ेगा तो हमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपर कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें हुँ, होंगी तो यूरिनरी प्रॉब्लम डेफ़िनिटली होगी। वेट एकदम से घटेगा तो स्टोन बनना, यूरिन में इन्फेक्शन होना, पानी नहीं पीना, वो सब चीज़ें भी होंगी ही। तो डाइट हुँ, इज़ इम्पोर्टेंट, तो बैलेंस डाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जी। बस जाते-जाते आप हमारे व्यूअर्स को जो भी हमारे ऑलरेडी जिनको किडनी के रिलेटेड या अवॉइडिंग डिफिकल्टीज़ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे? सो पीस ऑफ एडवाइस मेरे लिए हमेशा 2 ही चीज़ मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि एक तो पानी पिएँ, एक्सरसाइज़ करें और दूसरी चीज़ है कि टाइम-टाइम से अपने यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर को दिखाएँ। जब भी आपको परेशानी होती है यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो अच्छे से आपको डायग्नोज़ करेंगे, अच्छे से आपकी मदद करेंगे आपकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। इम्पोर्टेंट है पानी पीना, एक्सरसाइज़ करना और हेल्दी खाना खाना। हेल्दी खाने से मतलब है कि जो भी हमारे इंडियन कल्चर्स है, इंडियन फूड है, वो आप खाएँ, नॉर्मल रूटीनली खाएँ, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट किसी भी चीज़ की आती है, किसी चीज़ की कमी खराब होती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और एक मौसमी फल हमेशा खाएँ, रोज़ खाएँ हुँ, और स्टोन हो तो कैल्शियम वो बंद ना करें बहुत-बहुत हमें। धन्यवाद। थैंक यू अनुजा, थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत सारी बातें आज आपने बताई, कुछ बातें बिल्कुल ऐसी भी थी जो ऑफ़ कोर्स मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही नई थी और ये बहुत सेशन पूरा मज़ेदार रहा, आपके साथ बातें करने के बहुत अलग ही आनंद आया और ख़ासकर जो भी चीज़ें आपने बताई, इतनी डिटेल में बताई, दरअसल ऐसा हुआ कि आपने मेरे ज़्यादातर सवालों के ऐसे ही जवाब दे दिए और एक्चुअली जी, जी। एक्चुअली अनुजा क्या होता है ना कि आपके सामने मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे जी, पास रोज़ ये मरीज़ आते हैं और ये लगभग-लगभग सेम सवाल लेके आते हैं। तो जी। आई नो कि मरीज़ों के मन में या एक आम पब्लिक के मन में क्या धारणा है, क्या उनके सवाल हैं, वो मुझे शायद आपसे थोड़ा बेहतर मालूम है। आपने बिल्कुल, बहुत अच्छे बेशक। से लोगों के पॉइंट्स उठाए, बहुत अच्छे से सवाल किए और ये सबसे अच्छा चीज़ मुझे जो आपका प्रोग्राम है पोस्टेड वेलबीइंग का, ये बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो अवेयरनेस वाला पार्ट जो फार्मा कंपनीज़ उठाती हैं इसका स्पेशली, वो बहुत अच्छा है और ये एक अवेयरनेस ऐसी चीज़ है कि आपको हमेशा बड़ी बीमारी से बचाती है। अगर हम अवेयर हैं, तो बिल्कुल, हम हर चीज़ से बच सकते हैं। तो जी। आई स्पेशली वांट टू थैंक द इक्का और जिन्होंने ये प्रोस्टेट वेलबीइंग का अपना प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिसमें डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से यूरोलॉजिस्ट आते हैं और अपना व्यूज़ रखते हैं। मैंने थोड़ा अलग से टॉपिक चूज़ किया अवॉइडिंग डिफिकल्टी क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रोस्टेट के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अवॉइडिंग डिफिकल्टीज़ हो सकती हैं जो हमने डिस्कस करी। सो दिस इज़ माय थॉट अबाउट दिस। तो मैं लोगों से अपील करूँगा पानी पिएँ, हेल्दी खाना खाएँ, एक्सरसाइज़ करें और एक मौसमी फल रोज़ खाएँ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर विपिन, हमारी एंटायर टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका समय निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रखी। थैंक यू सो मच एंड आल्सो थैंक यू all our viewers for joining us in our session. We look forward for many such sessions in coming time. For more information and updates, stay connected on our Facebook page Prostate Wellbeing. हम YouTube, Twitter और Instagram पे भी अवेलेबल हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते।